Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to lecture 8 of Object Oriented Software Engineering, which is based on managing requirements elicitation. So, before moving further, let's have a slight recap of the previous lecture. In the previous lecture, we discussed about identifying and requirement elicitation different requirement elicitation activities and how to carry out them. Like we discussed how to identify different scenarios, how to identify different use cases, what are the possible interactions between use cases, between actors, like we discussed about generalization between use cases, between actors. Similarly, we discussed about include relation, extend relation between use cases, what is a base use case. We discussed all these concepts in the previous lecture. So in today's lecture, we will inshallah discuss about how to manage those gathered requirements. It means we will discuss how to manage requirements elicitation process with the help of two main things. One is requirement analysis document, which we will be developing at the end of this lecture inshallah, and joint application development or design. That will be our first topic in this lecture. So, discussing about the contents of today's lecture, joint application development, then traceability. Traceability is a new concept which will be covered in this lecture, inshallah. Requirement analysis document. So, starting with joint application design. Joint application design is also called joint application development. These both are same. A method developed at IBM in 1970s. Basically ये एक सेशन है, या हम ये कह सकते हैं अपनी वर्ड्स में, अपनी वर्डिंग्स में हम ये कह सकते हैं कि ये एक सेशन है या कोई सॉर्ट ऑफ मीटिंग है. लेकिन हर मीटिंग के आपको पता है कुछ SOPs होते हैं, ठीक है. इसी तरह से इस मीटिंग के भी, मीटिंग में इसको नाम दे रही हूँ, बेसिकली जॉइंट एप्लीकेशन डिजाइन है. मैं जस्ट एक लेमैन की टर्म में कह रही हूँ कि एक सॉर्ट ऑफ मीटिंग है, ठीक है. सो इसमें होगा क्या, कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट होगी, ग्रुप ओरिएंटेड अप्रोच है, ठीक है. कैसे होगा, क्या SOPs होंगे इसके. बेसिकली हमें रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के लिए जॉइंट एप्लीकेशन डिजाइन को यूज करते हैं. हमारा पर्पस ये है कि हमने रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना है, ठीक है. ग्रुप ओरिएंटेड एंड फैसिलिटेटेड थ्रू वर्कशॉप सेशंस. अच्छा, अब दूसरी बात इसमें ये है कि एक तो ग्रुप ओरिएंटेड है. ग्रुप ओरिएंटेड का मतलब ये है कि जितने इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होंगे वो इनवाइटेड होंगे हमारी इस जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे, ठीक है. सो इट इज अ ग्रुप ओरिएंटेड अप्रोच. जैसे यहाँ पर इसका एक पिक्चर भी गिवन है जिसमें ग्रुप में बैठ के सब डिस्कस कर रहे हैं अबाउट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है. रिक्वायरमेंट्स को रिफाइन करना है, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना है, ये चीजें. एंड फैसिलिटेटेड थ्रू वर्कशॉप सेशंस. फैसिलिटेटर एक बेसिकली इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट, आपको पता है किसी भी मीटिंग को हेड करने के लिए एक सॉर्ट ऑफ हेड होता है, ठीक है, या लीडर होता है जिसको हम कहते हैं मीटिंग का ओनर है, मीटिंग का लीडर है बेसिकली. तो इस मीटिंग में भी या इस जॉइंट एप्लीकेशन डिजाइन को जो ओवरऑल फैसिलिटेट कर रहा होगा, मैनेज कर रहा होगा, दैट विल बी कॉल्ड फैसिलिटेटर, ठीक है. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम आगे देखेंगे, लेकिन ओवरऑल मैनेज करना, एजेंडा शेयर करना, सेशन को मैनेज करना, वो इस फैसिलिटेटर का काम होगा, ठीक है. Stakeholders share viewpoints and come to a mutually acceptable solution. So basically मल्टीपल आइडियाज आएंगे. ग्रुप सेशन है, इसका मतलब है यहाँ पर मल्टीपल आइडियाज जनरेट होंगे एंड दीज आइडियाज विल बी डिस्कस्ड, ठीक है. और जो हमें लगेगा कि बेहतर सोल्यूशन है, एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन को हम एज अ फाइनल सोल्यूशन अडॉप्ट कर लेंगे आफ्टर डिस्कशन. क्योंकि सबके आइडियाज हैं तो सबके आइडियाज डिस्कस होंगे और जो फाइनल सोल्यूशन होगा दैट विल बी ऑप्टिमम सोल्यूशन विच इज प्रोवाइडेड बाय ऑल स्टेक होल्डर्स. तो जो बेहतर होगा वो हम पिक कर लेंगे. इट इज नोन फॉर फास्ट प्रोग्रेस एंड क्लाइंट अप्रूवल रेट इज ऑल्सो बेटर देन लॉट्स ऑफ अदर मॉडल. इसका फायदा ये है कि हमने जैसे कि सारे स्टेक होल्डर्स को एक पॉइंट पे ले गए, ठीक है. तो ये जो क्लाइंट का अप्रूवल रेट है, इट मींस कि समटाइम्स ऐसा होता है हम अपना प्रोजेक्ट बना के कस्टमर को जब शो कराते हैं तो कस्टमर कहता है कि नो, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट्स, ठीक है. दैट विल बी अ स्क्रैप. हमने ये डिस्कस किया था कि इफ इट इज अ यूजलेस प्रोडक्ट देन वी कैन कॉल इट स्क्रैप. यूजलेस प्रोडक्ट फॉर कस्टमर. हमने कस्टमर को बहुत अच्छी प्रोडक्ट बना के दी है लेकिन उसके लिए ये यूजलेस प्रोडक्ट है, तो हम कहते हैं, कस्टमर कहते हैं ये तो स्क्रैप है, इसमें कोई ऐसी
तो वो चीज़ है ही नहीं जो मैंने कहा था। तो बेसिकली यहाँ पर अप्रूवल रेट क्यों ज़्यादा होता है क्लाइंट का इस जॉइंट एप्लीकेशन डिज़ाइन में, क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स एक पॉइंट पे हैं, ठीक है। तो अगर कोई फ्लक्चुएशन हमें लगेगा रिक्वायरमेंट्स में कि हम रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट कुछ जा रहे हैं या कोई काम ऐसा है जो हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो वो मल्टीपल लोगों की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी बेस पे हम उसको करेक्ट कर लेंगे। सो दैट्स व्हाई इट्स क्लाइंट अप्रूवल रेट इज कंपैरेटिवली बेटर देन अदर मॉडल्स जिनमें रिक्वायरमेंट्स हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरव्यूज हैं, क्वेश्चनर्स हैं, उनके थ्रू भी हम रिक्वायरमेंट्स एलिसिट कर रहे हैं, इसके थ्रू भी रिक्वायरमेंट्स एलिसिट कर रहे हैं, लेकिन फायदा ये है कि मल्टीपल लोग हैं, सो क्लाइंट अप्रूवल रेट बढ़ जाता है। मोस्ट प्रोबेबली क्लाइंट से इनपुट ले रहे हैं तो क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे। नाउ दिस इज फ्लो चार्ट, ठीक है। बेसिकली जो डिफरेंट एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो हम एक एक करके सारी एक्टिविटीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखते हैं कि इसमें ये जो डायग्राम है इसमें जितनी भी ओवल रिप्रेजेंटेशंस हैं लाइक दिस प्रोजेक्ट डेफिनेशन, रिसर्च, प्रिपरेशन, सो बेसिकली जितनी ओवल हैं ये सारी की सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स को या स्टेप्स को या प्रोसेसेस को आप कह सकते हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो दे रिप्रेजेंट बेसिकली प्रोसेसेस की रिप्रेजेंटेशन है जितने ओवल है, ठीक है। और ये एक्टिविटी की रिप्रेजेंटेशन है, और जो यहाँ पर रेक्टेंगल रिप्रेजेंटेशन है लाइक दिस दीज आर बेसिकली डॉक्यूमेंट्स। So we can say after one process or multiple processes, different documents will be generated. जैसे हम कहते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद रिक्वायरमेंट्स का स्टेप जब कंप्लीट हो जाता है तो SRS जनरेट होता है, ठीक है, दैट विल बी अ डॉक्यूमेंट। तो इसी तरह से इस स्टेप के में भी जो जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट है इसमें मल्टीपल स्टेप्स के बाद कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। हम एक एक डॉक्यूमेंट को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है प्रोजेक्ट डेफिनेशन। प्रोजेक्ट डेफिनेशन के अंदर ये आएगा कि बेसिकली इस प्रोसेस में जो फैसिलिटेटर, आपको पता है ओवरऑल मैनेज तो फैसिलिटेटर ने ही करना है सारी चीज़ों को। सो फैसिलिटेटर कंडक्ट कराएगा, फैसिलिटेटर इंश्योर करेगा कि हम इस स्टेप में यानी प्रोजेक्ट डेफिनेशन के अंदर दो चीज़ें फाइंड आउट कर लें, ठीक है। एक हमारे प्रोजेक्ट के आज के मीटिंग के या प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, और दूसरा उस प्रोजेक्ट का स्कोप। सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप हमें पता चल जाएगा कि हमारे प्रोजेक्ट का क्या है, ठीक है। अब इसके रिजल्ट में जो एक डॉक्यूमेंट आ रहा है दैट इज मैनेजमेंट डेफिनेशन गाइड, ठीक है। डेफिनेशन हमें जिसमें प्रोजेक्ट की पता चल गई तो वो एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा जिसमें हमें डॉक्यूमेंट किया होगा हमने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को और साथ में स्कोप को अपने प्रोजेक्ट के। अब वंस हमारे पास ये दोनों चीजें आ गई हैं, स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स आ गए, नेक्स्ट एक्टिविटी जो हम कैरी आउट कर सकते हैं दैट इज रिसर्च, ठीक है। नो व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च का मतलब ये है कि ये तो मुझे पता चल गया कि मेरे प्रोजेक्ट का ओवरऑल ये एजेंडा होगा या ओवरऑल ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे और ये स्कोप होगा। रिसर्च के बाद मुझे पता चलेगा कि जो मेरा आज का सेशन है उसका क्या एजेंडा है, ठीक है, और फिर उसके स्पेसिफिकेशंस। अब इनमें देखते हैं कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। रिसर्च के बाद दो डॉक्यूमेंट्स आए, सेशन एजेंडा एंड प्रीलिमिनरी स्पेसिफिकेशन। सो अगर हम रिसर्च की बात करें आफ्टर ऑब्जेक्टिव, जब एक डॉक्यूमेंट आ गया तो हमने रिसर्च की। सो रिसर्च में बेसिकली क्या क्या चीजें आएंगी? रिसर्च के अंदर दो चीजें आएंगी। वन इज वी कैन से कि हमें रिसर्च के बाद ये पता चल जाएगा कि हमारे हाई लेवल यूज केसेस कौन कौन से हैं, ठीक है, और जिनको हमने आज डिस्कस करना है वो हाई लेवल यूज केसेस कौन कौन से हैं जिन पे हमने डिस्कशन करनी है फर्दर रिक्वायरमेंट्स के पर्सपेक्टिव से। और दूसरा हमारी प्रॉब्लम्स अराइज्ड यू कैन से, ठीक है। ये दोनों चीजों पे अब हम रिसर्च में हमारे पास ये दो चीजें आ गई, ठीक है। इसका मतलब है सेशन एजेंडा के नाम से एक डॉक्यूमेंट आ गया है जो हमने लिखा था ना, हाई लेवल यूज केसेस, बेसिकली हाई लेवल यूज केसेस टू बी डिस्कस टुडे और इन दिस सेशन, ठीक है। सो वो हमारा सेशन एजेंडा आ गया। और दूसरा या यूं कह सकते हैं ये प्रॉब्लम्स अराइज्ड भी हम इसमें लिख सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो हमें फेस की है हमने इस केस में। और दूसरा यहाँ पर ये हो सकता है कि प्रिलिमिनरी स्पेसिफिकेशन, ठीक है। प्रिलिमिनरी स्पेसिफिकेशन में अगेन हाई लेवल यूज केसेस होंगे जो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिए। अच्छा, उसके बाद प्रिपरेशन है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द सेशन, जो हमने आज का सेशन कंडक्ट कराना है बेसिकली उसके लिए प्रिपरेशन होगी। इसके रिजल्ट में एक वर्किंग डॉक्यूमेंट आया और एक सेशन स्क्रिप्ट आया कि आज के सेशन में हमने ये चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है।
फाइनली फैसिलिटेटर ने सेशन कंडक्ट कराया जिसमें हमने रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट किया या रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया, इलिसिट किया। सेशन के बाद स्क्राइब फॉर्म है। स्क्राइब फॉर्म बेसिकली क्या है? स्क्राइब फॉर्म का मतलब है ये वो फॉर्म है जिसमें हमने डॉक्यूमेंट किया है कि कस्टमर ने हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स दी हैं, ठीक है। ये जितने पॉइंट्स हैं वो हमने नोट किए हैं, वो बेसिकली हमने स्क्राइब फॉर्म्स पे नोट किए हैं, ठीक है। अब स्क्राइब फॉर्म्स के बाद फाइनल डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, और हमारा फाइनल डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया। अब इसके स्टेप्स को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले जो JD's जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट और डिजाइन इज कंपोज्ड ऑफ 5 डिफरेंट एक्टिविटीज। पहले हमने बात की थी प्रोजेक्ट डेफिनेशन की, सबसे पहला स्टेप था। सो प्रोजेक्ट डेफिनेशन के रिजल्ट में हमने ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप, इन दो चीजों को डिटरमिन करना होता है, और इसके रिजल्ट में डॉक्यूमेंट इज मैनेजमेंट डेफिनेशन गाइड आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप इज रिसर्च। रिसर्च में हमने ये देखना था कि कौन कौन से यूज केसेस हैं, ठीक है, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करनी होंगी या जिनको हमने आज एड्रेस करना होगा, उन प्रॉब्लम्स जिनको एड्रेस करना है आज के सेशन में। सो कंडक्टेड बाय JAD फैसिलिटेटर डिस्क्राइब्स अ फर्स्ट सेट ऑफ हाई लेवल यूज केसेस, कि आज के कुछ फर्स्ट है जिससे हमने डिस्कशन करनी है, वो आज की रिसर्च में होंगी। लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी एड्रेस्ड, ये भी हो सकता है कि कोई मैनुअल सिस्टम है या कोई ऑटोमेटेड सिस्टम है और कस्टमर ने हमें प्रॉब्लम्स बता दी है कि आज का ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें ये इश्यूज हैं जो कि आपने रिजॉल्व करने हैं, ठीक है। लेट्स से उसकी स्पीड स्लो है, हमने उसको फास्ट करना है, इस तरह का भी कोई चीज हो सकती है, या जो सिस्टम बनाना है उसके अंदर कोई इश्यूज हैं तो वो भी हो सकता है। इसके रिजल्ट में हमें सेशन एजेंडा मिलेगा और प्रीलिमिनरी स्पेसिफिकेशन मिलेगी जिसमें यूज केसेस और प्रॉब्लम्स लिखी होंगी टू बी एड्रेस्ड। नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन। सो फैसिलिटेटर प्रिपेयर्स द सेशन, ठीक है, क्रिएट्स वर्किंग डॉक्यूमेंट इन एजेंडा फॉर सेशन। सो इसके रिजल्ट में हम टीम को सिलेक्ट करेंगे। टीम को इसलिए सिलेक्ट करेंगे कि हमने सेशन को कंडक्ट करना है, ठीक है। सो इससे पहले प्रिपरेशन में हम टीम सिलेक्ट करेंगे, हम वेन्यू सिलेक्ट करेंगे, ओवरऑल कहाँ पर हमने टीम को बिठाना है, जहां पर हमने रिक्वायरमेंट्स लेनी है, कौन सा वेन्यू होना चाहिए, टीम के मेंबर्स कौन कौन से होने चाहिए, किस डिपार्टमेंट से हमने कितने लोग लेने हैं, रिक्वायरमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं यानी जो हमारे कस्टमर है उनमें से कितनों को लेना है। सो ये सारी चीजें हमारी टीम की सिलेक्शन हो जाएगी। तो फैसिलिटेटर प्रिपेयर करेगा सेशन को, ठीक है। सेशन को प्रिपेयर करने का मतलब है कि उसने एक तो ये भी डिस्कस करना है कि आज के सेशन में हमने क्या काम करना है, प्लस उसने साथ में रिसोर्सेज को भी सिलेक्ट करना है, टीम को भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो इट क्रिएट्स अ वर्किंग डॉक्यूमेंट एंड एजेंडा फॉर सेशन, टुडेज सेशन, ठीक हो गया, टीम सिलेक्ट होगी। अब फाइनली हमारा सेशन यहाँ पर कंडक्ट होगा विच इज दिस वन, ठीक है। ये पूरी चीजें प्रिपरेशन में आ जाती हैं कि जिसमें हमने एजेंडा भी डिटरमिन कर लिया, हमने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देख के उसके बाद यहाँ पर हमारा फाइनली सेशन होगा जो हम कंडक्ट करेंगे। सो 3 to 5 डेज का सेशन हो सकता है। टीम डिफाइंस एंड एग्रीज ऑन सिनेरियोज, यूज केसेस एंड यूजर इंटरफेस मॉकअप्स, ठीक है। सो बेसिकली टीम डिफाइन एंड एग्रीज ऑन सिनेरियोज, यूज केसेस एंड यूजर इंटरफेस। अब इसमें बेसिकली हम सिनेरियोज की बात कर रहे हैं, जो हमने हाई लेवल यूज केसेस लिखे थे उसमें से हम सिनेरियोज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक यूज केस टेम्पलेट शो किया था जिसमें हम डिफरेंट सिनेरियोज लिखते थे कि एक यूज केस के अंडर मल्टीपल सिनेरियोज आ सकते हैं। तो टीम का ये काम होगा कि वो डिफरेंट सिनेरियोज यूजर से ले, ठीक है, उसके अगेंस्ट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ले, उसके अगेंस्ट सिनेरियोज बनाए, यूज केसेस बनाए, और ये जो और उस पर कस्टमर को एग्री कराए कि क्या कस्टमर को यही चाहिए या कोई और चीज है। अगर कोई और चीज है तो हम यही चेंज कर लेंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से कि इसमें जो अप्रूवल रेट है कस्टमर का वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द अदर अप्रोचेस। अब जो यूजर इंटरफेस मॉकअप्स हैं, लेट्स से हम एक मॉकअप डिस्कस करते हैं। लेट्स से मॉकअप का मतलब होता है डमी इंटरफेसेस, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक मॉकअप बनाते हैं। लेट्स से ये एक वेब पेज है, अब ये मेरे पास बना हुआ तो नहीं है या सिस्टम बना हुआ तो नहीं है, इसमें रजिस्ट्रेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब एक सिस्टम बना हुआ तो नहीं है मेरे पास पहले से, तो मैं क्या करती हूँ, एक मॉकअप बना देती हूँ कस्टमर से फीडबैक लेने के लिए, बजाय इसके कि मैं पूरा सॉफ्टवेयर बनाती और कस्टमर बाद में उसको रिजेक्ट कर देता। मैंने मॉकअप के थ्रू से रिक्वायरमेंट ली। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नेम, या हम इसको कर देते हैं लेट्स से एंटर नेम, ठीक है। फिर मैंने एक और यहाँ से एक शेप इंसर्ट कर दी और मैंने लिख दिया एंटर पासवर्ड, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ से एक और
साइन इन, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है। अब इस केस में देखें कि मेरे पास अभी सॉफ्टवेयर बना हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स लेना चाहती हूँ अबाउट यूजर इंटरफेस। तो बजाय इसके कि मैं पूरा यूजर को सॉफ्टवेयर बना के दिखाऊं, फिर उससे पूछूं कि उस पर किस तरह से काम करना है, मैंने एक मॉकअप या डमी इंटरफेस बना के कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स ले ली, ठीक है। जैसे मैंने ये एक अब मिमिक कर दिया, एक सॉर्ट ऑफ मॉकअप बना दिए जिसमें मैंने इस तरह से यूजर को बना के दे दिए, ठीक है। अब यूजर इसको देखेगा, यूजर कहेगा नहीं, एंटर नेम और एंटर पासवर्ड आप यहाँ ना लिखें, बल्कि इसको आप चेंज कर दें, आप इन दोनों चीजों को सेंटर में ले आए, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से सेंटर में मैंने ले आई इस तरह से, ठीक है। और साइन इन का बटन कहाँ है, उसने कहा हाँ वो इधर ले जाए। अब ने कहा ये ठीक है, उसने कहा हाँ ये ठीक है। इसका मतलब है अब इसके बाद हम कोडिंग करेंगे, ठीक है। इट मीन्स मेरा टाइम सेव हो गया। अगर मैं पूरा सॉफ्टवेयर बनाती फिर कस्टमर कहता नहीं इसको नहीं, इधर नहीं, इसको इधर लेके आए या इसको उधर लेके आए, इसका मतलब मुझे बैकएंड पे पूरा कोड चेंज करना पड़ता। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है, ठीक है। अदरवाइज जब ज्यादा और चीजें होती हैं तो हमें बहुत ज्यादा चेंजेस करने पड़ते हैं। इससे अच्छा है कि हम एक मॉकअप कस्टमर को दिखा दें, ठीक है। और मॉकअप दिखाने के बाद कस्टमर हमें इनपुट दे सकता है कि इसको हमने क्या करना है या क्या नहीं करना। लेट्स से कस्टमर कहता है कि नहीं ये वाला शेड ठीक नहीं है, शेड लाइट कर दें, डार्क कर दें, ठीक है। तो इस तरह कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अगेंस्ट हम इस मॉकअप को चेंज कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस मॉकअप, इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है जो इंशाल्लाह हम लैब में उनकी प्रैक्टिस करेंगे प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। और इवन आप देखें पावर पॉइंट पे भी हमने इसको बना लिया, सो आप हाथ से भी बना सकते हैं। ये हमारा फायदा होता है मॉकअप्स का। तो हम इस तरह के मॉकअप्स बना के कस्टमर से इनपुट ले लेते हैं कि क्या उसको यही चाहिए या हम इसको चेंज करेंगे। सो डिसीजंस डॉक्यूमेंटेड इन स्क्राइब, अगेन जो भी डिसीजन है, रिक्वायरमेंट डिसीजन है या डिजाइन डिसीजन है, इसका मतलब हमें क्या रिक्वायरमेंट्स बेसिकली चाहिए वो हमने स्क्राइब के अंदर डॉक्यूमेंट कर दी। नेक्स्ट इज फाइनल डॉक्यूमेंट। सो फैसिलिटेटर्स प्रिपेयर्स फाइनल डॉक्यूमेंट, फाइनल डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टिसिपेंट्स फॉर रिव्यू, ठीक है। अगेन अब हमने फाइनल डॉक्यूमेंट जब प्रिपेयर हो गए, लाइक इन दिस डायग्राम, यहाँ पर हमने फाइनल डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन की थी, ठीक है। सो दिस इज फाइनल डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। इस स्टेप के रिजल्ट में एक फाइनल डॉक्यूमेंट आ जाता है, ठीक है। इसी की हम अभी बात करें कि फाइनल डॉक्यूमेंट में फैसिलिटेटर फाइनल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टिसिपेंट्स फॉर रिव्यू, कि हम सब पार्टिसिपेंट से कहेंगे कि क्या यही रिक्वायरमेंट्स है जिसपे सबके एग्रीमेंट हुआ है। अगर वो वही रिक्वायरमेंट्स हैं तो ठीक है, अदरवाइज वी नीड टू चेंज दैट रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो 1 to 2 आवर की मीटिंग होती है टू डिस्कस रिव्यूज एंड फाइनलाइज डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग ट्रेसेबिलिटी। अब ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है ट्रेसेबिलिटी का। ट्रेसेबिलिटी जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, वी हैव टू ट्रेस रिक्वायरमेंट्स। नो, व्हाट इज ट्रेस रिक्वायरमेंट्स? टू फॉलो एंड डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ अ रिक्वायरमेंट इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो बेसिकली हमारा पर्पज ये है कि हमने लाइफ ऑफ अ रिक्वायरमेंट को बेसिकली फॉलो करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। इसका क्या मतलब है? हम ये कह सकते हैं कि अगर एक रिक्वायरमेंट हम लेते हैं और लाइफ ऑफ अ रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, सो व्हाट इज लाइफ ऑफ अ रिक्वायरमेंट? बेसिकली लाइफ ऑफ अ रिक्वायरमेंट में हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जब शुरू में हमने नीड ली तो रिक्वायरमेंट की लाइफ वहां से स्टार्ट हुई, ठीक है। सो नीड बेसिकली रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट हो गई, यहां से रिक्वायरमेंट की लाइफ स्टार्ट हुई या रिक्वायरमेंट का लाइफ साइकिल स्टार्ट हुआ, ठीक है। जब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, यानी जब डिजाइन के स्टेप में जाते हैं, एनालिसिस के स्टेप में या रिक्वायरमेंट गैदरिंग के स्टेप में रिक्वायरमेंट थी, जब डिजाइन के स्टेप में गए तो यही रिक्वायरमेंट ट्रांसलेट हो गई टू डिजाइन और वी कैन से हाई लेवल यूज केसेस, ठीक है। उसमें ट्रांसलेट होगी है वही रिक्वायरमेंट, वही बात है कि क्या कस्टमर को चाहिए, हमने क्या बना के देना है, लेकिन उसी की ट्रांसलेशन हमने डिजाइन में कर दी है, या हम कह सकते हैं इस केस में हमने यूज केसेस में कर दिए वही रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसका मतलब है रिक्वायरमेंट का लाइफ साइकिल अभी कंटिन्यू है, ठीक है। अब यूज केस बनाने के बाद जब डेवलपमेंट के स्टेप में गए या कोडिंग के स्टेप में गए तो यही रिक्वायरमेंट हमारी कन्वर्ट हो गई कोड में, ठीक है। जैसे कि अगर कोई लोकेशन डेवलपमेंट वाला या लोकेशन आइडेंटिफिकेशन का कोई रिक्वायरमेंट थी, उसी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट हमने कोड लिखा, इट मींस रिक्वायरमेंट ही है, ट्रांसलेट हो गई है, फॉर्म चेंज हो गई है। अब कौन सी फॉर्म हो गई है? कोड की फॉर्म हो गई है, ठीक है। इसी तरह से इसी रिक्वायरमेंट के लिए हम टेस्ट केस भी बनाते हैं,
है वही रिक्वायरमेंट, लेकिन उसको टेस्ट करने के लिए हमने टेस्ट केस बनाया। सो ये बेसिकली लाइफ ऑफ अ रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ये रिक्वायरमेंट का लाइफ साइकिल है, जो स्टार्ट होता है फ्रॉम नीड्स, रिक्वायरमेंट्स एंड देन एंड्स ऑन टेस्ट केसेस, क्योंकि वही डिजाइन में कन्वर्ट हुआ या यूज केसेस में कन्वर्ट हुआ, फिर उसी का हमने कोड लिखा, उसी का हमने टेस्ट केस लिखा। ये हो गई रिक्वायरमेंट की लाइफ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करूं तो इट मीन्स कि मैं ट्रेस करूं कि जो टेस्ट केस लिखा है उसके अगेंस्ट कौन सी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर हम इसको कहते हैं फॉरवर्ड, चलें फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसको डिस्कस करते हैं कि अगर मैं फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी की बात करती हूँ तो फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर एक रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट है यहाँ से, तो मैं उसको किधर ट्रेस कर सकूं, लेट्स से मैं उसको कोड की तरफ ट्रेस कर सकूं, ठीक है। फिर मैं उसी रिक्वायरमेंट को ट्रेस कर सकूं टेस्ट केस की तरफ, ठीक है। फिर उसी रिक्वायरमेंट को हम ट्रेस कर सकें किसी दूसरे स्टेप की तरफ। तो ये हमारा बेसिकली ट्रेसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि हम एक लाइफ साइकिल के स्टेप में रिक्वायरमेंट को किसी एक स्टेज से किसी दूसरे स्टेज तक ट्रेस करना चाहते हैं। सो फ्रॉम इट्स ऑरिजिन टू फॉलो एंड डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ अ रिक्वायरमेंट, ये है बेसिकली लाइफ ऑफ अ रिक्वायरमेंट इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। जैसे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात इस तरह से कर सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि मेरी एक रिक्वायरमेंट है और उसको मैंने ट्रेस करना है कि वो रिक्वायरमेंट, और उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। अब बेसिकली इसको मैं थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा देती हूँ सो दैट आपको विजिबल हो जाए, ठीक है। और इसको भी ठीक। अब एक रिक्वायरमेंट थी, उसको ट्रेस करना है हमने, रिक्वायरमेंट को ट्रेस करना है हमने कोड के लिए, ठीक है। कि कोई रिक्वायरमेंट थी उसके अगेंस्ट कोड लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट को ट्रेस करना है कि इसके अगेंस्ट टेस्ट केस लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये भी फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी में आती है। रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट टेस्ट केस को चेक करेंगे वो भी फॉरवर्ड में आएगी, कोड को चेक करेंगे वो भी फॉरवर्ड में आएगी। और अगर मैं कहती हूँ मैं रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट डिजाइन को चेक करना चाहती हूँ, यानी जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्या सबके अगेंस्ट मैंने यूज केसेस लिखे हुए या कोई रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट मैंने यूज केस स्किप कर दिए, तो वो भी आपका फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी में आएगा। यानी लाइफ साइकिल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करना इज फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी, ठीक है। बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी का क्या मतलब है? बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी का मतलब ये है कि हम प्रीवियस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। प्रीवियस डायरेक्शन मूव करने का क्या मतलब है? यानी मैं इसको चेक करूंगी कि क्या जो मेरा टेस्ट केस कोई लिखा हुआ है, अगेन कोई टेस्ट केस जो लिखा हुआ है मेरा, क्या उसके अगेंस्ट कोई रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। लेट मी शो यू, तो आपको इंशाल्लाह ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम इस तरह से शो करते हैं, अगर कोई कोड आपने चंक लिखा है तो क्या उसके अगेंस्ट कोई रिक्वायरमेंट थी, लाइक दिस। यानी अब मैं उसको रिवर्स डायरेक्शन में शो करूंगी, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन में हम बात करेंगे, पहले हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अब हम रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो आपने बेसिकली ये देखना है कि अगर कोई कोड था तो उसके अगेंस्ट कोई रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट कर रही थी या नहीं कर रही थी, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने कोई टेस्ट केस बनाया है तो क्या उसके अगेंस्ट कोई रिक्वायरमेंट थी या नहीं थी। या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई यूज केस बना हुआ है, लेट्स से कोई यूज केस बना है, तो उस यूज केस के अगेंस्ट कोई रिक्वायरमेंट थी या नहीं। दिस इज बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी। यानी अगर हम प्रीवियस डायरेक्शन में जाएंगे वो हमारी बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी होगी, और अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो वो हमारी फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी होगी। सो फ्रॉम इट्स ऑरिजिन, ऑरिजिन मीन्स रिक्वायरमेंट का स्टेप है, ठीक है। रिक्वायरमेंट की लाइफ साइकिल मीन्स फ्रॉम इट्स ऑरिजिन थ्रू इट्स डेवलपमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। यानी डेवलपमेंट में, स्पेसिफिकेशन में हम कहते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट हो गया, डेवलपमेंट में वो कोड में कन्वर्ट हो गया, टू इट्स सब्सिक्वेंट डिप्लॉयमेंट, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट बन जाएगी एंड यूज, एंड थ्रू ऑल पीरियड्स ऑफ ऑन गोइंग रिफाइनमेंट एंड आइट्रेशन इन एनी ऑफ दीज फेजेस, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आइट्रेशन में और रिफाइनमेंट होती जाएगी रिक्वायरमेंट्स की, लेकिन रहेगी वो रिक्वायरमेंट ही, ठीक है, लेकिन रिफाइन होती जाएगी। So the most common way of ensuring that there is a full requirements traceability is by means of a requirement traceability matrix RTM। आज हम RTM बनाते हैं पहले। बिस्मिल्लाह, फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी की बात करते हैं। फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी मीन्स नीड टू डॉक्यूमेंट द एसोसिएशंस बिटवीन द फंक्शनल एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड द वेरियस आर्टिफैक्ट्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द डिजाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम, ठीक है।
फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी का मतलब है कि हमने जो एसोसिएशन बेसिकली बनानी तो दोनों में एसोसिएशंस हैं, ये तो हमें क्लियर हो गया। हमने फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी में भी एसोसिएशंस बनानी है, रिवर्स में भी एसोसिएशंस बनानी है, सिर्फ एरो हेड या डायरेक्शन का फर्क है। सो वी हैव टू डॉक्यूमेंट द एसोसिएशन बिटवीन फंक्शनल एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट से हमने उसको ट्रेस करना है कहाँ तक, द वेरियस आर्टिफैक्ट्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द डिजाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम। सो स्टार्ट हमने करना है रिक्वायरमेंट से फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी में, और एंड में कहाँ तक जाना है, डिफरेंट लाइफ साइकिल के आर्टिफैक्ट्स यानी कोई भी जो एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है, फॉर एग्जांपल डिजाइन के रिजल्ट में यूज केस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, कोड टेस्टिंग डेवलपमेंट के स्टेप में प्रोड्यूस हो रहा है, इसी तरह से टेस्टिंग के स्टेप में टेस्ट केस प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये कह रहे जितने आर्टिफैक्ट्स हैं, चाहे वो डिजाइन का आर्टिफैक्ट हो, डेवलपमेंट का आर्टिफैक्ट हो या टेस्टिंग का आर्टिफैक्ट हो, आपने इसको ट्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स की बात करें, सो दिस इज अ ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, आप टेबल की फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये करना क्या, आपने सबसे पहले आईडी को देखें। आईडी जो ट्रेसेबिलिटी है, ट्रेसेबिलिटी में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है वो आपकी रिक्वायरमेंट की आइडेंटिटी की होती है, वी कैन से नेम ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब मैं रिक्वायरमेंट का नेम या उसकी जो आईडी है वो कभी भी 1 2 3 नहीं रखूंगी, इसका सीरियल नंबर, जैसे यहाँ पर देखें आईडी, आपने आईडी को कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, RQ1, RQ1 स्टैंड्स फॉर रिक्वायरमेंट 1, ठीक है। इसी तरह से RQ2 स्टैंड्स फॉर रिक्वायरमेंट 2, ठीक है। अगर ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती तो मैं इसको इस तरह रिप्रेजेंट करती, FR1 यानी कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट 1, या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती तो मैं इसको इस तरह रिप्रेजेंट करती, NFR नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट 2, सो दैट बाद में जब थाउजेंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स को हम एनालाइज कर रहे होंगे तो हमें इसमें हेल्प हो जाती है। सो सबसे पहले हमने आईडी लिखी, RQ1 RQ2 मीन्स 2 रिक्वायरमेंट्स हो गई। सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या थी, एबिलिटी टू क्रिएट अ न्यू बुक इन कैटलॉग। सो बेसिकली ये बुक्स का एक सिस्टम है, बुक मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, और इसमें हमने डिफरेंट बुक्स को मैनेज करना है। सो एक रिक्वायरमेंट, उसमें से कोई एक रिक्वायरमेंट को डिस्कस करें, मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स है, एक को डिस्कस करें कि हम एक नई बुक क्रिएट कर सकें या ऐड कर सकें अपने कैटलॉग में, ठीक है। इसके अगेंस्ट यूज केस हमने कौन सा बनाया, ट्रेस कर लो, ठीक है। यूज केस 1, यूज केस 4, 5 ये तीनों इसी काम के लिए बने हुए हैं। इसका मतलब है हम ये नहीं कह सकते कोई चीज स्किप हो गई है, जो रिक्वायरमेंट थी उसके अगेंस्ट हमने अगला स्टेप परफॉर्म किया है। डिजाइन एलिमेंट्स जहां क्रिएट हुई तो DE3 DE6 इसके लिए क्रिएट हुआ। तो इसके अलावा टेस्ट केसेस इस तरह से प्रोड्यूस हुए। अगर कोड का लिखना चाहें, यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम लिख सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे कोड के पर्सपेक्टिव में बताएं तो आप यूँ लिख सकते हैं, लाइन नंबर 1 to 30, यहाँ पर एक नेक्स्ट कॉलम बना ले कोड का, ठीक है, और कोड में लिख ले लाइन 1 to 30, तो मुझे पता चल जाएगा अच्छा RQ1 यानी रिक्वायरमेंट 1 के अगेंस्ट लाइन नंबर 1 से लेके 30 तक प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट हुए, हमने लिखे हैं। सो अगर मैं आपसे कोई भी 2 स्टेजेस कहती हूँ तो आप उसके अगेंस्ट मुझे ट्रेसेबिलिटी करके दे सकते हैं। सो रिक्वायरमेंट 2 क्या कहती है, एबिलिटी टू एडिट एग्जिस्टिंग बुक इन कैटलॉग, इसके अगेंस्ट ये 2 यूज केसेस हैं, एक तो 1 है साथ में 2 है। फिर DE4 है, अगेन जो जो उसके अगेंस्ट हमने स्टेप्स परफॉर्म किए वो हम लिख देंगे। नेक्स्ट इज बैकवर्ड और रिवर्स ट्रेसेबिलिटी। अगेन रिवर्स ट्रेसेबिलिटी का मतलब है रिवर्स में जाएंगे। रिवर्स में कैसे जाएंगे, दिस रेफर्स टू द नीड टू डॉक्यूमेंट द लाइनेज एंड सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कि बेसिकली रिक्वायरमेंट्स कहाँ से आ रही हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर लिखा आईडी है RQ1 RQ2, रिक्वायरमेंट क्या है, एबिलिटी टू क्रिएट अ न्यू बुक इन कैटलॉग, उसी रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो सोर्स डॉक्यूमेंट इसका क्या था, कहाँ से हमने ये रिक्वायरमेंट ली, प्रोजेक्ट गोल्स लिस्ट है इसमें से, ठीक है। स्टेक होल्डर कौन है जिसने रिक्वायरमेंट दी, चीफ लाइब्रेरियन है, ठीक है। एलिसिटेशन एक्टिविटी कौन सी है, वर्कशॉप ली थी, रिक्वायरमेंट का इंटरव्यू लिया था, क्वेश्चनर लिया था, कैसे रिक्वायरमेंट आई, गोल्स डेवलपमेंट वर्कशॉप के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरा उसको रिवर्स डायरेक्शन में ट्रैक करें कि रिक्वायरमेंट बेसिकली कहाँ से आ रही है। इसी तरह से एडिट करने की ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं था, लाइब्रेरियन जो था उसने ही बताया कि एडिट करना चाहिए, और एक्टिविटी में एनालिसिस मीटिंग हुई थी हमारी, उसकी बेस पे हमने डिसाइड किया। सो इस तरह हमारे पास पूरा रिकॉर्ड रहता है कि वो रिक्वायरमेंट कहाँ से आ रही है। अब अगर हमने डॉक्यूमेंट करना है रिक्वायरमेंट सोलिसिटेशन को, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है विच इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट एनालिसिस डॉक्यूमेंट RAD। The results of the requirement elicitation and the analysis activities are documented in requirement analysis document which is called RAD. RAD completely describes the system functional
एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये बेसिकली सिस्टम की फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसका एक टेम्पलेट है, जैसे कि ये टेम्पलेट है डॉक्यूमेंटिंग रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन। ठीक है, सो इसकी कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1। इंट्रोडक्शन में आपने सिस्टम का पर्पस, सिस्टम का स्कोप बताना है। सिस्टम का पर्पस जैसे हमने डिस्कस किया था एसआरएस जब मैंने कराया था, उसमें मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था पर्पस ऑफ सिस्टम क्या होता है। स्कोप में आपने मेजर यूजर्स लिखने हैं और साथ में उनको जो आप प्रिविलेजेस या एबिलिटीज दे रहे हैं वो आपने स्कोप ऑफ द सिस्टम में फंक्शनैलिटीज उनकी मेंशन करनी है विद यूजर्स। फिर ऑब्जेक्टिव्स एंड सक्सेस क्राइटेरिया है प्रोजेक्ट का। डेफिनेशंस, एक्रोनिम्स एंड एब्रिविएशंस। इसमें अगर कोई ऐसी टर्म है जो नई टर्म है, आप कहते हैं यूजर को समझ नहीं आएगी, तो उसकी डेफिनेशन देनी है। ठीक है, एक्रोनिम और एब्रिविएशन मोर और लेस सेम होती हैं, सिर्फ दोनों में डिफरेंस ये है कि एक्रोनिम विल बी समवट टेक्निकल एंड एब्रिविएशन हमारी जनरल टर्म्स में हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से रेफरेंसेस प्रोवाइड करने हैं। रेफरेंसेस में अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने कहीं से रेफर किया है या इंटरनेट से कहीं से हेल्प ली है तो वहां पे आपने रेफरेंसेस डिफाइन करने हैं। रेफरेंसेस को प्रॉपर वे में कि रिसर्च पेपर का जैसे रेफरेंस होता है उस तरह से, और अगर नेट से स्पेशली कोई चीज ले रहे हैं तो उसका जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है आपने उस फॉर्मेट से रेफरेंसेस ऐड करने हैं। लेट्स से मैं कहती हूँ कि रेफरेंसेस में आपने अगर कोई वेब से डॉक्यूमेंट ले रहे हैं तो पहले उसका नंबर, उसके बाद उस पेज का नाम, जो पेज हमने पेज का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो मैंने ली है कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। ठीक है, तो उसका बेसिक जो टॉपिक होगा, इनफैक्ट इसको इस तरह लिख लेते हैं कि अगर एक टूल से रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, और वो मुझे मिली है, वेट अ मिनट, वो मुझे मिली है क्रिस्टल रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, उसके पेज का नाम रखा हुआ है क्रिस्टल रिपोर्ट और URL कॉलन, और यहाँ पर आपने अपना URL डिफाइन करना है। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन मैंने जिस तरह से क्लास में बताई थी वो सारी लिखनी है, लेकिन जस्ट टू रिवाइज दिस कि आपने इस तरह से इसको मेंशन करना है और URL मेंशन करना, डायरेक्टली URL कॉपी करके मुझे नहीं दे देना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद करंट सिस्टम, अगर कोई मैनुअल सिस्टम है या एग्जिस्टेंट सिस्टम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। देन प्रपोज सिस्टम है, जो हम अभी सिस्टम प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन में ओवरव्यू है, रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जो मेंशन की हुई हैं। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, ये अगर इसमें से कोई आपके सिस्टम में अप्लाई नहीं हो रही तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट योर सेमेस्टर प्रोजेक्ट। ठीक है, उस सेमेस्टर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ कि उसका हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। सिस्टम मॉडल्स, सिस्टम मॉडल्स में पहले डिफरेंट सिनेरियोज मेंशन करने हैं, फिर उन सिनेरियोज के अगेंस्ट यूज केस मॉडल आप एक डायग्राम बना लेंगे, यूज केस डायग्राम, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, डायनेमिक मॉडलिंग एंड यूजर इंटरफेसेस जिसमें हम डमी स्क्रीन या मॉकअप्स बनाएंगे। ठीक है, एंड ग्लॉसरी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट joint application development and traceability, basically about managing requirements. So next lecture में इंशाल्लाह हम analysis पे आ जाएंगे, जो हमारा chapter 5 है। So analysis को start करेंगे। Till then, अल्लाह हाफिज।